हेलो फ्रेंड्स, पूजा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए इतिहास की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ कि पाठ्य योजना किस तरह बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी पाठ्य योजना क्रमांक 7 है। मैंने 7 नंबर की पाठ्य योजना बनाई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें लिखना होता है छात्रा अध्यापिका का नाम और विद्यालय का नाम, किस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाई जा रही है, कक्षा कौन सी कक्षा की पाठ्य योजना है, कक्षा लिखनी होती है, और विषय कौन से विषय की पाठ्य योजना हम बना रहे हैं उस विषय का नाम लिखना होता है। समय सामान्यतः 40 से 45 मिनट पाठ्य योजना की समयावधि होती है। इस टाइम पीरियड के अंतर्गत हमें पाठ्य योजना पूर्ण करनी होती है। दिनांक, किस दिनांकों को पाठ्य योजना पढ़ाई जा रही है वो दिनांक के अंतर्गत आता है। और कालखंड, कालांश, कौन से कालांश में कौन से टाइम पीरियड में हम बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाने जा रहे हैं वो हमें यहाँ लिखना होता है। फिर प्रकरण है हमारा वन्य समाज और उपनिवेशवाद। प्रकरण, हम जब बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाने जाते हैं तो उनसे प्रस्तावना प्रश्न निकलवाने के बाद ही हम यहाँ पर प्रकरण लिखेंगे। पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले हमें सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमें ये बताना होता है कि बच्चों से इस पाठ्य योजना या इस विषय के प्रति क्या रुचि उत्पन्न होगी, उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है, या उनका इंटरेस्ट इस विषय में है, या किस तरह का दृष्टिकोण उनमें उत्पन्न करना होता है। ये सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। सामान्य उद्देश्य के पश्चात आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य के पश्चात आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम प्रकरण से रिलेटेड उद्देश्य लिखते हैं कि इस प्रकरण में बच्चों को क्या जानने को मिलेगा, किन चीज़ों की जानकारी उन्हें प्राप्त होंगी, ये विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में जो भी हम पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड सामग्री हमें ले जानी होती है, वो शिक्षक सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। तो अगला आता है हमारा शिक्षण विधि। पाठ्य योजना बनाने के लिए मैंने किन विधियों का प्रयोग किया है, जैसे व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो हमने 2 विधियों के नाम यहाँ लिखे हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हमें लिखना होता है कि बच्चों को उस विषय से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी है या नहीं है। थोड़ी सामान्य जानकारी तो बच्चों को रहती है, तो वो हमें पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य के पश्चात आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हमें बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, सरल से कठिन की ओर। इसमें हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। क्रमांक, संख्या, छात्रा अध्यापिका। क्रिया के अंतर्गत छात्रा अध्यापिका द्वारा बच्चों को जो प्रश्न किए जाते हैं वो हमें इन कॉलम के अंतर्गत लिखने होते हैं। फिर आती है छात्र क्रिया। बच्चों द्वारा जो उत्तर, जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो छात्र क्रिया के अंतर्गत आता है। यहाँ हमें सरल से कठिन की ओर बच्चों से प्रश्न करने होते हैं। प्रश्नों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए और एक प्रकरण से जुड़े हुए होने चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। इस तरह से हमें बच्चों से अपना प्रकरण निकलवाना होता है। और लास्ट में बच्चे अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो यहाँ हमें समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है उनके लिए। इससे रिलेटेड, इस प्रश्न से रिलेटेड हमें जानकारी उन्हें यहाँ देनी होती है। तो बच्चों, आज हम वन्य समाज तथा उपनिवेशवाद का अध्ययन करेंगे। इसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाए थे, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर उद्देश्य कथन में बता देंगे। यहाँ हमारा प्रकरण निकल के आता है, तब हम श्यामपट्ट पर अपना प्रकरण लिख सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमें 4 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, हमारा शिक्षण बिंदु क्या है वो इस कॉलम में लिखना होता है। छात्रा अध्यापिका क्रिया के अंतर्गत छात्रा अध्यापिका द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है वो छात्रा अध्यापिका क्रिया के कॉलम में आता है। फिर छात्र क्रिया, छात्रों द्वारा क्या क्रियाएं की जाती है, क्या उत्तर दिए जाते हैं वो हमें इस कॉलम में लिखना होता है। और श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट पर क्या कार्य किया जा रहा है वो श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आता है। फिर हमने यहाँ पर वन्य समाज लिखा है। शिक्षण बिंदु में छात्रा अध्यापिका द्वारा वन्य समाज की यहाँ व्याख्या की गई है। इन व्याख्या, ये जो व्याख्या है छात्रों को बताई जाती है, छात्रा अध्यापिका द्वारा बच्चों को समझाई जाती है। इसके आधार पर ही बच्चों से छात्रा अध्यापिका यहाँ बोधात्मक प्रश्न करती है कि इसको पढ़ने के बाद में बच्चों को क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। इससे रिलेटेड यहाँ प्रश्न बना के बच्चों से प्रश्न करने होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर बच्चे यहाँ पर छात्र क्रिया के अंतर्गत लिखते हैं, जो यहाँ पर बच्चों ने उत्तर दिया। और इसकी जो व्याख्या की जाती है छात्रा अध्यापिका द्वारा, बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इस व्याख्या में टीचर ने, छात्रा अध्यापिका ने क्या बताया उन बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में भी लिखते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत छात्रा अध्यापिका द्वारा बच्चों को क्या बताया गया है। बच्चे अगर नहीं लिखते हैं या कोई बच्चे नहीं लिख रहे हैं तो श्यामपट्ट पर देख कर छात्रा अध्यापिका क्रिया के जो महत्वपूर्ण बिंदु है श्यामपट्ट कार्य से देखकर लिख सकते हैं।
प्रस्तुतिकरण के पश्चात आता है हमारा ऐसे ही 4 कॉलम हमें वापस बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हमने लिखा है वनों का विनाश। तो छात्रा अध्यापिका द्वारा वनों के विनाश की व्याख्या की गई है। छात्र इस व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यहाँ पर एक बोध प्रश्न किया गया है छात्रा अध्यापिका द्वारा, जिसका उत्तर बच्चों ने छात्र क्रियाओं के अंतर्गत दिया है। अगला हमारा शिक्षण बिंदु में पॉइंट आता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या छात्रा अध्यापिका द्वारा छात्रा अध्यापिका ने इस कॉलम में बताई है और इससे ही रिलेटेड बोध प्रश्न छात्रा अध्यापिका ने यहाँ किए हैं बच्चों से। बच्चे इन बोध प्रश्नों का उत्तर अपनी छात्र क्रियाओं के अंतर्गत लिखते हैं। तो इस कॉलम में शिक्षक ने वनों के विनाश के बारे में बताया है, उपनिवेशवाद के बारे में बताया है। तो बच्चों ने अगर नहीं लिखा है या नहीं सुन रहे ध्यान से, तो शिक्षक शामपट कार्य के अंतर्गत वनों का विनाश और उपनिवेशवाद की थोड़ी बहुत हेडिंग या परिभाषा यहाँ पर बता सकती है, तो छात्र इससे आसानी से देखकर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अगला आता है हमारे यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न। वन्य समाज से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर हम पुनरावृत्ति प्रश्न में 2 या 3 से प्रश्न पूछ सकते हैं जो हमने पीछे व्याख्या की उससे रिलेटेड। फिर अगला आता है हमारा कक्षा कार्य प्रश्न। कक्षा कार्य प्रश्न के अंतर्गत जो शिक्षक द्वारा छात्रा अध्यापिका द्वारा बच्चों से जो प्रश्न किए जाते हैं कक्षा में, उन प्रश्नों को यहाँ बताया जाता है। इनका उत्तर छात्र द्वारा ही दिया जाता है। फिर अगला आता है हमारा गृह कार्य प्रश्न। जो भी व्याख्या छात्रा अध्यापिका द्वारा की गई है, क्या बच्चों ने उसमें क्या समझा है, क्या उन्हें समझ में आया, उनसे होमवर्क दिया जाता है वो घर से करके लाने के लिए उन्हें, तो गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत आता है। अगला आता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य के अंतर्गत हमें विषय लिखना होता है कि कौन से विषय का है, कक्षा लिखनी होती है कि कौन सी कक्षा की पाठ्य योजना है, प्रकरण हमारा क्या है ये हमें लिखना होता है। तो हमारा प्रकरण था वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो उससे रिलेटेड हमने यहाँ 2 पॉइंट बनाए। वन्य समाज और उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो हमने शामपट कार्य के अंतर्गत यहाँ लिखा है। फिर अगला आता है हमारा छात्रा हस्ताक्षर छात्रा अध्यापिका, हस्ताक्षर छात्र विषय, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। तो जो पुपिल टीचर होते हैं छात्रा अध्यापिका, उनके हस्ताक्षर आते हैं। यहाँ हमारा वन्य समाज और उपनिवेशवाद की पाठ्य योजना समाप्त होती है। फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी पाठ्य योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। थैंक यू।